न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के दो आंदोलन खड़े हुए और यही समय में दोनों आंदोलन की पूर्णाहुति हो गई, दोनों आंदोलन समाप्त भी हो गए। मैं पहले से जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन पूरे भारत में बड़े ही जोर शोर से चल रहा था, छोटे छोटे गांव में कस्बों में रैलियां निकल रही थी, उस समय भी मैंने कहा था कि अन्ना हजारे का आंदोलन विफल रहेगा और मुझे बड़ी फटकार मिली थी। कहते थे कि आप कांग्रेसी है, आप इतने अच्छे आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। मैंने उस समय कहा था जब बाबा अन्ना हजारे पूरे भारत के दूसरे गांधी बन गए थे कि अन्ना हजारे की जो सफलता है, जो दिखाई देती है, जो इतनी जन आक्रोश दिखाई देता है, वो जन आक्रोश नहीं है, वो आरएसएस और बीजेपी के समर्थन से चल रही रैलियां है। उनके पीछे आरएसएस है, बीजेपी है, वो दिखाई देता है, वो उनका अपना करिश्मा नहीं है। और आखिर में वो बात सामने आ ही गई। अन्ना का पहला फेज था, पहले चरण में अन्ना खूब खिले, खूब आगे आ गए और जैसे ही उन्होंने भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ थोड़ा स्टैंड लिया, थोड़ी बात करी, जैसे ही केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र भाई भ्रष्टाचारी है और उनके पीछे से सब मायाजाल खत्म हो गई। भाजपा आरएसएस ने अपने कार्यकर वापस खींच लिए। बंबई में उनकी बुरी तरह से पिटाई हो गई, विफल रह गए। 3 दिन के बाद उपवास छोड़ के उनको घर चले जाना पड़ा। बाद में उन्होंने सोचा दिल्ली ही हमारे लिए सफलता दिलाएगी। दिल्ली में भी वो विफल रह गए, कोई आया नहीं, कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो टीम अन्ना के पास अपनी कोई टीम नहीं है, जो थी वो खिसक गई थी। तो आज दो आंदोलन की समाप्ति हो गई है। अन्ना ने कहा कि अब वो राजकीय पक्ष बनाने जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? अगर वो राजकीय पार्टी बनाने जा रहे हैं, दिल्ली से वो चुनाव लड़ेंगे, तो होगा क्या? क्या अन्ना का आंदोलन सफल रहा? हाँ, ये दोनों आंदोलन की वजह से भारत में थोड़े दिनों के लिए एक चेतना फैली, लोगों को एक नई आशा जगी, मगर फिर बात नहीं बन पाई। अब अन्ना पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो अन्ना को जो अनुभव होगा वो बड़ा चौंकाने वाला होगा। जो न्यूज चैनल और अखबार 24 घंटों 7 दिन उनकी तारीफ के पुल बांध रहे थे, अब समझ लो दिल्ली चुनाव में टीम अन्ना खड़ी हो गई। 5-25 उम्मीदवार वो खड़ा करने के प्रयास भी करेंगे और जैसे ही चुनाव का प्रचार शुरू होगा, सब चैनल, एक भी मैं बाकी नहीं कहता हूं, और सब अखबार अन्ना को एक लिस्ट थमा देंगे। कोई न्यूज, कोई चैनल कहे कि हमारा पैकेज जो है उसका ओपनिंग मिनिमम रेट जो है वो 100 करोड़ है, किसी का 80 करोड़ होगा, किसी का 20 करोड़ होगा। वो कुल मिला के दिल्ली चुनाव के प्रचार में अखबार और मीडिया के लिए अन्ना को 200, 300, 400 करोड़ रुपया देने पड़ेंगे। नहीं देते हैं तो अन्ना के उम्मीदवार के नाम भी उसमें नहीं आएंगे। अन्ना देख पाएंगे कि दिल्ली के जो अखबार है वो अन्ना की जो सूची है कि कौन उम्मीदवार खड़ा रहेगा उनकी पार्टी की ओर से, वो भी प्रसिद्ध नहीं करेगी। अन्ना के उम्मीदवारों के प्रचार में ये सब अखबार, ये सब मीडिया लग जाएंगे। ऐसा अगर अन्ना सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। अब अन्ना को पता चलेगा कि 200, 300, 400 करोड़ मीडिया को देने ही है और कहीं से भी लाओ। अब दो बात खड़ी हो जाएगी, या तो ले आओ और उम्मीदवार जिताओ, या नहीं ले आओ और उम्मीदवार हार जाएंगे। यह लोकशाही का कॉस्ट है, लोकशाही की कीमत है जो हर पार्टी अदा करती है और अन्ना को भी अदा करनी पड़ेगी।
अब अन्ना के उम्मीदवार कोई गांव में चले गए, कोई मोहल्ले में चले गए, कोई सोसाइटी में चले गए, तो बताया जाएगा कि यहाँ एक बड़ा मंदिर बन रहा है, आप उसमें 10,000 दो, 1 लाख रुपया दो, 1000 थैली सीमेंट दो, इतनी ईंटें दो। अब आप या तो दो या ना दो, और ना दो तो आप हार जाओ। जैसे ही वो चुनाव के लिए तैयारी करेंगे, एक लिस्ट आ जाएगा कि यहां ये जो दिल्ली की एरिया है उसमें खत्रियों का बहुमत है। अब आप यहां से खत्री उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे तो आप चुनाव हार जाएंगे। अब यही तो वो कर रहे हैं, कांग्रेस भाजपा भी यही कर रही है कि यहाँ क्षत्रियों का बहुमत है, यहाँ सिखों का बहुमत है, यहाँ हिंदुओं का बहुमत है, यहाँ हिंदुओं में पंजाबी हिंदुओं का बहुमत है, यहाँ जाटों का बहुमत है। अब ये कैलकुलेशंस, ये गणित अगर टीम अन्ना नहीं करती है तो हार जाती है, और यही करती है तो फर्क क्या रहेगा। तो अन्ना को चुनाव जीतना है, अन्ना की पार्टी को चुनाव जीतना है तो उन्हें भी वैसे उम्मीदवार लाने पड़ेंगे और वैसे ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो आखिर में अन्ना की जो पार्टी है वो थोड़े दिनों के बाद भाजपा कांग्रेस जैसी एक और पार्टी बन जाएगी, भ्रष्टाचार से लड़ाई खत्म हो जाएगी, वो नहीं लड़ पाएगी। तो अन्ना अगर कहते हैं कि हम लोकपाल बिल ला रहे हैं, अब जाट कहेंगे हमारे रिजर्वेशन की बात करो। आप लोकपाल बिल लाओ नहीं लाओ हमें कोई मतलब नहीं है, जाटों को दिल्ली में रिजर्वेशन मिलता है तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं तो नहीं करते। बात तो वहीं खड़ी हो जाएगी। अन्ना का इश्यू जो है वो जब चुनाव आएगा कोई इश्यू नहीं रहेगा, हर कोई जाति है, हर कोई समाज है वो अपना हिस्सा मांगेगा। अब बताओ अन्ना क्या करेंगे। तो अन्ना दलदल में फंसे हैं, वो नया राजकीय पक्ष बना के कोई सुधार करने की उम्मीद करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, वो वही करेंगे जो दूसरे पक्ष करते हैं। तो अन्ना ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसके साथ ही उनकी जो तमाम काबिलियत थी, वो तमाम जो खासियत थी वो पूरी हो गई। अब दूसरी बात करते हैं रामदेव जी की। रामदेव जी ने पूरा एनडीए अपने साथ ले लिया। अब था ही, हम पहले से हम भी कह रहे थे, सब कह रहे थे कि ये दोनों के पीछे, अन्ना के पीछे, रामदेव जी के पीछे भाजपा है, आरएसएस है। अन्ना ने मना किया कि आरएसएस नहीं है, आरएसएस खींच गई, अन्ना गिर गए। रामदेव जी ने कहा आप मेरे मंच पे आइए। रामदेव जी ने सबको बुलाया और हंसी तो तब आ रही थी पूरे भारत को कि जब रामदेव जी मंच पे से कह रहे थे कि यूपीए में रहते हुए भी शरद पवार हमारे साथ है, शरद पवार का संदेश आया है, शरद पवार यहां आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। अब भाई आप भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ लड़ाई कर रहे हो और बाबा खुश भी हो रहे हैं कि शरद पवार आने वाले हैं। अब भारत में सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि सोनिया का जो फैमिली है वो नंबर 1 है, काले धन में तो नंबर 2, 3 या 8 नंबर पर शरद बाबू है, शरद पवार जी है। अब भारत के पहले 10 नंबर के जो काले धन के मालिक हैं, अगर वो खुश हो रहे बाबा की शरद पवार भी आएंगे तो अब मतलब ही क्या रहा। अगर शरद पवार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं, काले धन के खिलाफ लड़ने वाले हैं, ऐसा अगर बाबा उम्मीद करते हैं और बाबा सोचते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होगी। सब जानते हैं, अब वो खुश हो रहे हैं कि मायावती ने सपोर्ट किया। अब भी मायावती, ये शरद पवार और मुलायम सिंह जी तीनों ने सपोर्ट किया बाबा को, जो भ्रष्टाचार की बड़ी गंगोत्री है। तो बाबा भी भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं और दूसरी ओर उम्मीद रख रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बाबा भी अपना जो गुरु, जो अपना माहौल था वो बिगाड़ रहे हैं और एनडीए इकट्ठा हो गया।
बाबा समझते हैं क्रांति हो जाएगी। अब दो बात होगी, जब भी चुनाव आएगा ये एनडीए के नेता बाबा को पूछेंगे भी नहीं। क्या समझते हो, शरद यादव या एनडीए उनके पास उम्मीदवारों की लिस्ट लेके जाएंगे? हो सकता है उनके 2-4 चेले को उसमें टिकट दे दिया जाए। बाकी बाबा का आधिपत्य एनडीए ने स्वीकार कर लिया ऐसा तो है नहीं। बाबा एनडीए में घुस गए और एनडीए को पता है कि बाबा तो जब तक चलेगे नहीं चलेगे, एनडीए तो रहने ही वाली है, भाजपा तो रहने ही वाली है, तो फायदा मिलता है तो इनके साथ चलो। अगर बाबा समझते हैं कि हमने सबको इकट्ठा कर लिया, अब हम इनको सुधार देंगे, वो सुधरेंगे नहीं। और एनडीए भी सत्ता पे आई तो बाबा जो चाहते वो होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत में जो काला धन है उसके जो मालिक है वही भाजपा चलाते हैं, वही कांग्रेस चलाते हैं और वही एनडीए, यूपीए और सब पक्ष चलाते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, वो क्या अपना काला धन वापस देने के लिए किसी को चुनाव जिताएंगे? वो तो होने वाला नहीं। तो एनडीए आएगी तो भी कोई ऐसा कानून नहीं आएगा जो बाबा कह रहे कि काला धन राष्ट्रीय संपत्ति हो जाए। और मैं तो सीधा एक ही सवाल पूछता हूं कि क्यों ना भाजपा, एनडीए लोकसभा में यह प्रस्ताव लाए कि पूरा जो काला धन है वो राष्ट्रीय धन हो जाए, भले कांग्रेस उसके खिलाफ वोटिंग करे और बिल गिर जाए, मगर फिर गिरने वाला बिल लाने के लिए भी अगर एनडीए तैयार नहीं है तो जीतने के बाद बाबा वही के वही रह जाएंगे हरिद्वार के आश्रम में। एनडीए बाबा की पीठ पे सवार होकर दिल्ली में गादी पर बैठ जाएगी और बाबा फिर से आंदोलन करेंगे कि एनडीए हटाओ, अब मेरे साथ कांग्रेस है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।